नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त खबर खास में आज बात झारखंड के। जी हां, ऐसे तो शायद ही कोई दूसरा या तीसरा महीना होता होगा जब हमारे मुल्क में किसी तरह का कोई इलेक्शन ना होता हो, चाहे वो नगर निगम का इंतखाब हो या फिर किसी रियासत का या फिर बाई इलेक्शन हो या फिर आम इंतखाबात। तो झारखंड में इंतखाबात का मरहला पूरे शबाब पर है। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं असेंबली की, और इसीलिए हमने अपने इस डिस्कशन में इस मौजू जो दिया है उसका नाम रखा है 81 का अखाड़ा। दरअसल इस 81 के अखाड़े में इस बार खास तौर से ऐसा देखने में आ रहा है कि एक दो नहीं बल्कि कई पार्टियां हैं जो इस बार झारखंड के मैदान में हैं, चुनावी मैदान में। और उनमें से भी अहम यह है कि इस बार MIM जैसी पार्टी और IUML जैसी पार्टी ने भी मैदान में ताल ठोका है। तो पहले मरहले के तहत जो इंतखाबात होने हैं, जो वोटिंग होनी है, वो 30 नवंबर को होगा। और 30 नवंबर में कुल 13 असेंबली हलकों में यानी विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबकी जुबान पर सवाल यही है कि किसकी होगी शिकस्त और कौन जीतेगा दोबारा। देखिए 81 का अखाड़ा। तो झारखंड में पहले मरहले के तहत 30 नवंबर को 13 असेंबली हलकों में वोट डाले जाने हैं। और इन 13 असेंबली हलकों में से 7 असेंबली हलके ऐसे हैं जो SC ST के लिए रिजर्व हैं। इनमें से रिजर्व सीट कौन कौन सी है वो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि इसमें चतरा की जो सीट है वो SC के लिए रिजर्व है, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, गुमला शेड्यूल ट्राइब के लिए, बिशुनपुर शेड्यूल ट्राइब के लिए, लोहरदगा शेड्यूल ट्राइब के लिए, मानिका शेड्यूल ट्राइब के लिए और लातेहार शेड्यूल कास्ट। इसके अलावा एक और सीट है छतरपुर जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। इनके अलावा जो भवनाथपुर है, गढ़वा है, हुसैनाबाद है, विश्रामपुर है, डाल्टनगंज है और पांकी है। इन सीटों पर कोई रिजर्वेशन नहीं है और जाहिर सी बात है कि इन सीटों पर बिला किसी रिजर्वेशन के या बिला किसी रोक टोक के पार्टियां आजाद हैं कि वो जिस तरह से चाहें इस चुनाव मैदान में कूदें और जिससे चाहें आमने सामने रखें। तो ये सवाल काफी अहम है कि इस बार झारखंड में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस इंतखाबात में झारखंड को क्या मिलने वाला है। क्योंकि कई ऐसी पार्टियां इस बार है जो पिछले चुनावों में, पिछले इंतखाबात में वो एक दूसरे के साथ अलायंस में थी, लेकिन इस बार अलायंस नहीं है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो बिल्कुल नई नवेली हैं। कुछ अलायंस का रूप बदला है तो कुछ का चेहरा बदला है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस बार झारखंड कुछ अलग तरह का मैंडेट देगा, क्योंकि इससे पहले जब भी वहां इलेक्शन हुए हैं झारखंड का जो मैंडेट रहा है उसको लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं कि शायद झारखंड की जो सियासी जो एक राजनीति का जो पटल है वो शायद उतना मैच्योर नहीं हो पाया है कि वो बिल्कुल इस तरह का एक मैंडेट दे कि सीधे तौर पर एक मैसेज जाए कि वहां की आवाम इसे चाहती है सरकार में या इसे नहीं चाहती है। पिछले चुनावों को याद दिलाते हुए रघुवर दास जो वहां के वज़ीर आला हैं, उन्होंने जब अभी संकल्प पत्र जारी किया है बीजेपी की तरफ से, उस मौके पर उन्होंने कहा है कि 2014 में किए गए वादों को 90% हमने निभाया है। ये सवाल अभी हम अपने मेहमानों से करेंगे और ये जानेंगे कि कितना कुछ हो पाया है। जबकि वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, उनका यह कहना है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 5 सवाल कांग्रेस के हैं बीजेपी से। हम यहां पर आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ रांची स्टूडियो से 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम अगले आधे घंटे तक बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ है ललित ओझा जो बीजेपी से हैं, और किशोर नाथ शाहदेव हैं कांग्रेस से, संतोष कुमार हैं JVM से, और साथ ही अब्दुल्ला अजहर कासमी है IUML से। चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि IUML और MIM जैसी पार्टियों ने भी इस बार यहां पर दस्तक दी है। हालांकि इस फेज में IUML शायद किसी 13 में से किसी पर चुनाव नहीं लड़ रही है, फिर भी हम उनका रुख करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे ललित ओझा जी, आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि आपके गठबंधन से आजसू अलग हो गई, और अब अगर वो अलग हो ही चुकी है तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। नीतीश कुमार की पार्टी और LJP भी आपके साथ नहीं है। क्या ये एक स्ट्रैटेजी है या फिर तालमेल बना नहीं पाया? देखिए, झारखंड का जो ये विधानसभा चुनाव है ये सब इन बातों से आगे निकल चुका है, और पार्टी ने जो 5 साल में काम किया
और 14 से 19 तक जो राज्य को पहली बार स्थायी सरकार दिया, और 14 में जो हमारा घोषणा पत्र था मैनिफेस्टो, उसके लगभग सारे काम को समाप्त किया और नए अध्याय रघुवर पार्ट 2 की तैयारी में हम लगे हैं। ये सब सवालों का अभी राज्य में कहीं जगह नहीं है कि कौन किसके साथ है, नहीं है। भाजपा रघुवर जी के नेतृत्व में चुनाव में है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ है, और हम लोग अपने 65+ के नारे के साथ है कि हम लोगों को अपना अचीव करना है कि राज्य को निर्माण के उद्देश्य के करीब लेकर जाए। ये सब कोई मामला ही नहीं है कि राज्य में कौन किसके साथ है। नहीं, हमारी लड़ाई जिन लोगों के साथ है उनके खिलाफ हम मैदान में है जी। तो आप उनके खिलाफ मैदान में हैं। बिहार में जेडीयू के आप साथ हैं, झारखंड में आप जेडीयू के खिलाफ हैं, बिहार में आप एलजेपी के साथ हैं, झारखंड में आप एलजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है, किशोरनाथ सहदेव जी, क्या इस बार बीजेपी के साथ एलजेपी या जेडीयू या आजसू नहीं है? क्या इसका फायदा कांग्रेस या फिर आपके अलायंस को मिलेगा? देखिए, मैं कुछ मूल बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। एक तो ये पार्टी विथ डिफरेंस है, तो पार्टी विथ डिफरेंस साफ तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर, जनता दल यूनाइटेड के साथ, एलजेपी के साथ, और झारखंड में उसके साथ अलायंस नहीं है। इनके अलायंस के पार्टनर जो थे वो इनसे किनारे कर लिए हैं। प्रथम चरण की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा, चूंकि सबसे पहले 30 नवंबर को मतदान होने हैं। 13 विधानसभा की सीट जो आपने भी चर्चा की थी, 13 विधानसभा के सीट में इनके पास उम्मीदवार तो है नहीं, चुनाव जीतने की ये बात कर रहे हैं। 7 उम्मीदवार उसमें इन्होंने बाहर से लेकर के आया, जो पिछले 1 महीने में पार्टी ज्वाइन किया और 7 को ये प्रत्याशी बनाया। लेकिन इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है ना किशोरनाथ साहब? नहीं, मैं पाबंदी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास उम्मीदवार की कमी थी। इन्होंने हत्या के आरोपी को, दवा घोटाला के आरोपी को कोई कहीं कहीं से उठा के लाके प्रत्याशी बनाया है। आप पहला चरण का मतदान हो जाने दीजिए और उसके बाद देखिए इनका पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव में मैनिफेस्टो की बात हो रही है कि मैनिफेस्टो की 85% काम हमने पूरा कर दिया। 90%। रघुवर दास जी का कहना है कि 90% वादे हमने पूरे किए हैं। नहीं, ठीक बात है। तो हम झारखंड को, मतलब आप मान रहे हैं कि 90% वादे पूरे हुए हैं? कांग्रेस मान रही है ये? बिल्कुल मान रहे हैं। यही तो वादा किया था उन्होंने कि भूख से लोगों की मौत होगी, किसान आत्महत्या करेंगे, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। यही तो वादा था जो उन्होंने पूरा किया। झारखंड मॉब लिंचिंग के लिए पूरे देश में जाना जाएगा, यही वादे तो पूरे हुए हैं। 5000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, शिक्षकों की पिटाई होगी, आंगनबाड़ी आंदोलन करेंगे। और क्या वादा था भारतीय जनता पार्टी का? ठीक है, मैं क्रॉस क्वेश्चन बाद में करूंगा। जेवीएम के लीडर हमारे साथ मौजूद संतोष कुमार जी। संतोष जी, जेवीएम ने इस बार पूरे 81 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ऐसा क्यों? क्या अलायंस में बात नहीं बनी? क्या बाबूलाल मरांडी को उतना वजन नहीं दिया गया अलायंस में? ऐसी बात नहीं है। राज्य में बाबूलाल मरांडी की छवि एक अलग सी है। वो निश्चित रूप से राज्य के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने ये कदम उठाया है कि झारखंड विकास मोर्चा के 81 विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से आज हम लोगों ने घोषणा भी कर दिया है, मात्र 2 सीट बचे हुए हैं, जामा और पाकुड़, एक आध दिन में वो भी घोषणा कर दी जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि झारखंड विकास मोर्चा पहले से ये कहते आ रही थी कि हम लोग पूर्ण विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, महागठबंधन की बात चल रही थी, कुछ बातें आगे बढ़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मामले को लेकर के शायद बात नहीं बनी, तो हम लोगों ने 81 विधानसभा क्षेत्रों पर हमने। तो आप अभी जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें आप गठबंधन में थे, आप अलायंस में थे, आपने कई सीटें छोड़ी जहां पर आप चुनाव लड़ सकते थे, अभी आप पूरी सीटों पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी जो आवाम है वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है कि जब चाहा मैदान से भाग गए, जब चाहा मैदान में खूंटा गाड़ दिया? क्या आपको उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राज्य में बाबूलाल मरांडी एक स्थापित नेता हैं, उनको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि झारखंड विकास मोर्चा क्या है, उनका चुनाव चिन्ह कंघी छाप, जबकि अलायंस में थे। जी देखिए, चुनाव में हार जीत तो होती है। हम हारेंगे तो ये जीतेंगे और हम जीतेंगे तो ये हारेंगे। चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम मैदान में जाएंगे तभी तो कोई बात आएगी। जी हेलो, जेवीएम का मुकाबला किससे है? साफ सुथरे तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि इस भ्रष्ट सरकार से है, जो विकास की डपोर संघ की गाल बजाने वाली बात करती है, उस सरकार से है।
यहाँ राज्य में कई बड़े बड़े घोटाले करने वाले प्रत्याशी देने वाले उस सरकार से है, हत्या के आरोपियों के साथ में टिकट साँठगांठ करने वाले, उनको टिकट देने वाले उन प्रत्याशियों से है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी भाई किशोर जी ने कहा कि दूसरे दलों के नेताओं को दिया, तो मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा अगर दलों के नेताओं को आयतित किया गया तो हमारे दल के नेताओं को। अभी भी आप देख लीजिए वहां पे क्षेत्र में क्या स्थिति है। अभी जो प्रथम चरण के चुनाव जो 13 सीटों को होने वाले हैं, आप देख लीजिए। लेकिन संतोष जी, ये आपके लिए नेगेटिव मार्क भी हो सकता है। आवाम को ये जहन में बात बैठ गई है कि जेवीएम अपने उम्मीदवार को जिता भी लेती है लेकिन संभाल नहीं पाती। क्या हुआ, क्या नतीजा निकला पिछले असेंबली इंतखाबात के? आपके जो जीते हुए मेंबर्स चले गए। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम अपने घर में लोगों को बिठा करके रखे हुए हैं और हम सोए हुए हैं आराम से, और आप चोरी करके लेके चले जाओ, हम तो थानेदार के पास जाएंगे ना। हमने उनका रिपोर्ट किया, स्थिति क्या बनी आपने देखा होगा। स्पीकर ने क्या निर्णय किया, किसने चोरी किया, गए हैं, किसने चोरी किया, वैसी का वैसी पड़ा रहा। चोरी किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की। 6 विधायकों को हमने, क्या जवाब इसका आपका के साथ में? ललित जी, जवाब क्या है आपका? हमने 8 विधायकों को बीजेपी ने चोरी की। हम विधानसभा में पहुंचे थे, 6 विधायकों को तोड़ करके चोरी का इल्जाम लगा रहे, कैसे मौके पर जब इंतखाबात सामने है? ये चोरी है, हमने साबित किया है। हमने महामहिम से बाकायदा के लेटर हेड पे लिखा हुआ पत्र जो दिया था, उसकी कोई नहीं हुई, जांच नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी 6 विधायकों को तोड़ करके लेके गए। ने भी कहा, देखा कि कितना प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का मन मस्तिष्क में और आम आवाम में, कि किशोर जी ने भी शुरू किया पार्टी विथ अ डिफरेंस। तो ये तो आम आवाम जानती है कि इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। निश्चित रूप से पार्टी विथ अ डिफरेंस सब महाराष्ट्र में दिखा है। इन लोगों ने क्लियरिफिकेशन में अपनी पार्टी का नाम लेने में भी इन लोगों को शर्म आता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि पूरा झारखंड रघुवर के राह चल रहा है। जो बोला उसको करके दिखाया और इन लोगों की कहीं चली नहीं। मतलब पार्टी की पहचान आगे नहीं है, रघुवर की पहचान आगे है। पार्टी के ही नुमाइंदे हैं, पार्टी का ही चेहरा है रघुवर दास। और बात को समझ लीजिए कि ये लोग महागठबंधन और जेबीएम जैसे लोग ये फिर से लगे हुए हैं झारखंड को एक नया मधुकोड़ा देने के लिए। लेकिन झारखंड की जनता जाग चुकी है और वो भाजपा और रघुवर के रास्ते पर चल चुकी है। अब हम लोग इस झारखंड को कलंकित नहीं होने देंगे। मैं आप तीनों से ये कह रहा हूं ललित जी, 5 उपलब्धियां बड़ी, मैं अब सवाल लेकर आऊंगा आपके पास थोड़ी देर में। 5 बड़ी उपलब्धियां बता दीजिएगा, खासतौर से शिक्षा तालीम के क्षेत्र में कितने कॉलेजेस खुलवाए, क्या किया। और किशोर जी और आपसे जेवीएम से भी मेरा सवाल होगा कि 5 ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच गए हैं, जिनका आपको उम्मीद है कि आप जीतेंगे। लेकिन पहले मैं चलता हूं अब्दुल्ला अजहर कासमी के पास, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर हैं। कासमी साहब, इतने लोग वहां मौजूद हैं, रेस में आगे आगे दौड़ रहे हैं, इन सबको धक्का देकर आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? सर, हमने अपनी जगह बना लिया है और मुझे पूरा इत्मीनान है। जब पिछले लोकसभा में महागठबंधन ने जी माइनॉरिटी को वोट बैंक बनाने की साजिश की और लीडरशिप को गौन कर दिया, तो उसी बात हमारे दिमाग में बात आई। आज मैं झारखंड थर्ड फ्रंट के रूप में, आयुमेल प्रदेश का तर्जमान के रूप में आपके सामने आया हूं जी। झारखंड थर्ड फ्रंट में झारखंड पार्टी हमारे साथ है, राष्ट्रीय समता दल हमारे साथ है और वामन मिश्राम जी की बाम सेफ की बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे साथ है। हम तकरीबन 40 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये तय है कि पहले चरण में झारखंड पार्टी आपके खूंटी से, गुमला से, इन हलकों, सिमडेगा हलकों से ये फाइट कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय समता दल के लीडरान आपके पलामू क्षेत्र से लड़ रहे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के लीडरान पलामू क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जो पहले चरण में 30 तारीख को जो वोटिंग होना है। निश्चित रूप से इस बार हरियाणा की तरह जिस तरीके से जेपीपी के बगैर सरकार वह नहीं बन पाई, मेरा मानना है कि झारखंड में झारखंड थर्ड फ्रंट के सहयोगी के बगैर ना तो एनडीए सरकार बना सकते हैं, ना यूपीए सरकार बना सकते हैं। हम तो सर दोनों के बीच में, हम माइनॉरिटी के लोग मजलूम की शक्ल में हैं। 19 साल में झारखंड जो कुदरती खजानों से भरा हुआ है, एनडीए और यूपीए ने मुसलमानों और अकलियतों को वोट बैंक तो बनाया,
लेकिन इनके लीडरशिप को समाप्त कर दिया, और जिसका रीजन आपने देखा कि महागठबंधन लोकसभा में धराशायी हो गया। और बहुत बड़ा सवाल ये, महागठबंधन लोकसभा में धराशायी आखिर क्यों हो गया, चारों खाने चित क्यों हो गया? यही मैंने पूछा था संतोष जी से भी कि बाबूलाल मरांडी जैसे नेता, जिनके और आप कहते नहीं थकते कि बहुत अलग छवि और साफ छवि के नेता है, वो भी इंतखाब हार गए जबकि अलायंस के साथ थे। क्या यह साबित करता है कि बीजेपी ने वहां पर अपनी पकड़ अवाम तक बहुत मजबूत कर ली है और अब शायद जेवीएम हो या कांग्रेस हो उसके लिए जगह बाकी नहीं रह जाती? संतोष जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव में हार जीत होती है, और ऐसा नहीं कि हार जाते हो तो मैदान, लेकिन आप ये तो नहीं मानते ना कि आप हमेशा हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो जीतते चले आ रहे हैं। तो जीतने का कारण बताइए। मैंने आपसे पूछा कि कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं, 5 बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको लेके आप आवाम के बीच गए या जा रहे हैं? 5 बड़े मुद्दे बताइए जेवीएम के सामने क्या है? कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सरकार ने क्या किया। दूसरा, जो बहुत बड़ी बातें ये लोग करते हैं कि शौचालय निर्माण में कितने प्रतिशत की ये लोग किए। दूसरा, आज बिजली की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर जी कहते थे कि अगर 24 घंटे तक अगर बिजली आपको उपलब्ध नहीं करा दूंगा तो आपके दरवाजे पे वोट मांगने नहीं आऊंगा। दूसरा, तीसरा मुद्दा, और चौथा मुद्दा स्वास्थ्य, आपको शिक्षा के क्षेत्र में देखिए स्कूलों को बंद कर दिया। आज विश्वविद्यालय के नाम पे कई जगह में शिलान्यास कर दिए गए, उद्घाटन कर दिए गए, लेकिन उस पर आज भी कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है। आज भी लोग, यहाँ के बच्चे पलायन की स्थिति में हैं, वो बाहर प्रदेशों में देखते हैं कि हमको वहाँ जाकर के पढ़ाई करना है। आप उद्योग को देख लें, माननीय मुख्यमंत्री जी जमशेदपुर से आते हैं, बगल में आदित्यपुर है, जो कई छोटे बड़े उद्योग इंसिलरी वहां पर लगे हुए थे। लगभग 400 इंसिलरी उद्योग यहां पर बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कोई कार्रवाई किए? आज आपने 950 करोड़ रुपए का हाथी तो उड़ा दिया मोमेंटम झारखंड के नाम पे, गरीब जनता की गाड़ी कमाई को उड़ा दिया आप लोगों ने, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? कितने लोगों को आप लोगों ने रोजगार दिया, ये मुझे बताएं आप। ठीक है, ललित जी आपसे जवाब लूंगा थोड़ा सा उपलब्धियों के साथ। जरा किशोर नाथ साहदेव जी से भी पूछता हूं कि इनकी पार्टी है कांग्रेस, जो अलायंस है, वो किन 5 बड़े मुद्दों के साथ आवाम के बीच में है? किशोर जी देखिए, अब सवाल उसी से किए जाएंगे जो पिछले 5 वर्षों में सत्ता में रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्य की रघुवर दास की सरकार हो, पिछले 5 वर्षों में 4532 सरकारी स्कूल बंद किए गए और वहीं दूसरी ओर 2300 निजी स्कूलों को मान्यता दी गई। तो आप शिक्षा के जो प्राथमिक शिक्षा है उस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? उच्च शिक्षा की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी स्कूल कॉलेज जो है सही तरीके से स्थापित राज्य के अंदर में पिछले 5 वर्षों में नहीं किए गए। दूसरी जो चीजें हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार छीना गया। सही बात है, जो मोमेंटम झारखंड जो कराए गए, उद्योग स्थापित किए गए, तो सरकार क्यों नहीं बतलाती है कि कितने निवेश यहाँ पर आए हैं? यहाँ के मूलभूत सुविधा जो हैं, किसानों को जो यहाँ धान खरीद की बात थी उसमें भी कितने घोटाले हुए, 48 FIR दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ अभी हजारों किसान का वेतन भुगतान बाकी है। मनरेगा के मजदूरों जो मजदूरी किए हैं उसका पैसा सरकार ने नहीं दिया है। यहाँ के जो उनके अपने अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सेविका हो, सहिया हो, कर्मचारी हो, सारे लोग हड़ताल पर रहे, उनको समय पर न तो वेतन का भुगतान हुआ न कुछ हुआ। जो मूलभूत सुविधा है, बिजली, सड़क, पानी, इसको कितना उपलब्ध कराए हैं? किस मुंह से मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं जब उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं 24 घंटे बिजली नहीं दे पाऊंगा तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा? ये राज्य मॉब लिंचिंग के नाम पर पूरे देश में कलंकित हुआ है। जी मुद्दा ललित जी काफी ये फहरिस्त जो है लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि एक तो आप इसका जवाब भी दें कि जो अपोजिशन जो सवाल उठा रहा है रोजगार को लेकर, सवाल यह भी है कि पिछले 5 सालों में आपने 3-4 नए कॉलेजेस भी सरकारी नहीं खुलवाए, नए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवाए, नए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलवाए, जो भी खुला वो प्राइवेट खुला, और उसका जाहिर सी बात है कि उसका फर्क क्या होता है वो स्टूडेंट जानते हैं। अब जेपीएससी का एक भी इम्तिहान नहीं हुआ 5 सालों में, पूरा 5 सालों में जेपीएससी सक्सेसफुली एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई। यह शायद सहदेव जी को पता नहीं है या संतोष जी को, मैं बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल पता है, बिल्कुल नहीं पता है शायद आपको, आपने नहीं बताया अभी तक। ललित जी क्या जवाब है इसका? आज हमने राज्य सरकार से ये 5 सवाल किया है। उसमें पहला मुद्दा यही है कि जेपीएससी एक भी एग्जाम झारखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी, हम लोग के श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने किया,
उस झारखंड को संवारने का पूरा नैतिक जिम्मेवारी, सरकारी स्तर की जिम्मेवारी और पूरे झारखंड के लोगों का जीवन स्तर के सुधारने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी है। और उपलब्धियों की बात, क्या ये जीवन स्तर सरकारी स्कूलों को बंद करके निजी स्कूलों को खोलने से सुधरेगा? बात को आप पूरी बात को सुन ले, उस ओर सरकार बढ़ी है। पहली बार राज्य में 5 साल में एक अस्थाई सरकार हम लोगों ने दिया, और जो देवघर में हम लोग हो गए, लेकिन स्कूल अस्थाई हो गए। देवघर में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। जाहिर सी बात है कितने गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पाए, वो अस्थाई हो गए। देखिए मेरी बात को समझिए, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, सिर्फ बोल देना से बंद नहीं हो गया, ठीक है? आपने कर दिया, रियलिटी में जाना होगा। बंद कर दिया, उसकी रियलिटी को भी तो देखेंगे, रियलिटी चेक करेंगे कि सिर्फ बंद कर दिया। अगर कोई गाड़ी सड़क के किनारे खराब हो गई है तो उसको बनवाएंगे कि आप बोलेंगे कि गाड़ी खराब हो गई है? लेकिन आपने तो बंद कर दिया, एम्स आया, देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, 5 प्रमंडल में एक मेडिकल कॉलेज, 3 का काम पूरा हो चुका है, 2 का काम हो रहा है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज नए आए, हमारे यहाँ सॉइल के डॉक्टर्स नए आए, और जो बोलते हैं हाथी उड़ाने की बात, तो मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने के लिए हमने स्वराज के स्वरोजगार के हम लोगों ने उपाय किए, तो उनको ये हाथी उड़ता हुआ दिखता है। तो इनके पास तो अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। हम आपको ये बता दें कि हम लोगों के सवाल मेरे तरफ से एक सवाल है कि स्वरोजगार के लिए हाई प्रोफाइल कंपनियों को बुला करके उनके पीछे उनको ठहरा कर खिलाकर हजारों करोड़ रुपए खर्च करना जरूरी था क्या, जब स्वरोजगार देना था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके संज्ञान में ये चीज कितना है। मोमेंटम झारखंड किसी को बुला के खिलाने के लिए नहीं था। इट वॉज अ गाला गेट टुगेदर टू इनवाइट बिग इन्वेस्टर्स इन द स्टेट। वो किसी को खाने खिलाने की बात नहीं थी। संतोषी, जवाब दीजिए, इंडस्ट्री कितना फायदा हुआ इनवाइट करने के लिए था झारखंड का? मोमेंटम झारखंड के फायदे दिखने लगे हैं। अभी आप आइए देखिए, हमारे बुढ़मू में टेक्सटाइल का बड़ा प्लांट का शिलान्यास होकर वहां उन लोगों ने काम चालू किया है। राज्य में ऐसा नहीं है कि मोमेंटम का कोई रिजल्ट नहीं आया है। आयोजन मोर देन छोटे बड़े 25,000 इंडस्ट्रीज आए हैं, उसके लिए जाना होगा, सबको फाइल दे दिया गया, देखना होगा कि आए कि नहीं। सिर्फ बोलने से बाहर हाथी उड़ा दिया, हाथी उड़ा दिया। अरे भैया, हाथी नहीं उड़ाया। हमारे पास निर्दलीय विधायक नहीं है जो कलंकित करने की राज्य को बात करते हैं। अरे तो कितना उसमें आपने ये बताइए क्या आया? और मधुकोड़ा के राज्य में कितना इन्वेस्टमेंट आया, ये बाहर से सरकार में समर्थन देंगे, और मधुकोड़ा जैसे लोगों को राज्य में ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे वो सरजू राय से पूछिए ना कि मधुकोड़ा कौन है, प्रदीप बलमुचू जी से क्यों नहीं पूछते हैं? सरजू राय से पूछिए ना, बता रहे हैं आपको आईना दिखा रहे हैं कि कितना हम लोग पार्टी विद डिफरेंस है, किसी व्यक्तिगत नेता पे ठीक है। लगाने अब्दुल्ला आज़ाद कासमी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा सवाल ललित जी से ये था कि ललित जी आप कृपया बताइए, ललित जी मेहरबानी करके बताइए कि पिछले 5 सालों में कितने नए सरकारी कॉलेजेस खोले गए? प्राइवेट छोड़ दीजिए, जो रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने खोले हैं, जो शिक्षा के केंद्र तालीमी इदारे रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने प्राइवेट खोले, उसकी बात मत कीजिए। सरकारी स्तर पर कितने खोले गए? ये गढ़वा क्षेत्र में कितने कॉलेजेस हैं जहां पर आप डिग्री की पढ़ाई पढ़ा पाते हैं? बता पाएंगे प्लीज? ये गढ़वा जोन में कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर 13 हल्के हैं? पलामू प्रमंडल में लातेहार में एक भी कॉलेज नहीं है। वो उनका निजी कॉलेज है। पूरे झारखंड की जनता जानती है। पलामू प्रमंडल झारखंड की जनता, जहां 60,000 इंटर के छात्र पास करते हैं, वहां 700 सीटें हैं। बच्चे कहां पढ़ेंगे? अब हल्ला करने से तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बात को तो समझना होगा। इन लोगों को सिर्फ हल्ला करना है, यही कुछ इन लोगों को हल्ला। 9 साल जो इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो क्यों चले गए? जवाब दीजिए किशोर जी, क्यों चले गए आपका पार्टी छोड़ के? क्यों चले गए? पूछिए। आपका गिना का नाम क्यों ले रहे हैं आप? बाहर आप प्रदीप बलमुचू को क्यों भगा दिए पार्टी से? बताइए, बाहर का क्यों भगा दिए, ये बताइए। लातेहार बाहर का, आपके प्रदेश बाहर का, इस चीजों को क्यों भूल जा रहे हैं? उम्मीदवार नहीं है, चुनाव क्या लड़िएगा? नहीं ना, आपके पास उम्मीदवार है। भवनाथपुर से गिनी है, भवनाथपुर। ठीक है, यही सवाल होता है। अब बात आती है उपलब्धियों की। क्या किया 5 सालों में? बड़े 5 काम गिनाइए, कितने बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए, कितने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए? इसका जवाब बिल्कुल लगभग ना के बराबर है। अगर है कहीं तो कागजों पे है, या अभी काम
पूरा नहीं हुआ है। अजहर काज़मी साहब, अजहर काज़मी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका जो ये अलायंस है जो आपने बताया है, इस अलायंस के सामने 5 बड़े मुद्दे क्या हैं? सर, झारखंड थर्ड फ्रंट के सामने सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग द्वारा जो हत्याएं हुई है पूरी दुनिया के अंदर, अभी तबरेज़ अंसारी के जिस बेदर्दी के साथ हत्या हुई, मजलूम अंसारी की हत्या हुई, मिनहाज अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी, हत्याओं का सिलसिला जारी रहा। लेकिन झारखंड सरकार क्या है, अपने मुंह पर ताला लगाए रही और इस पर कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए झारखंड की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या इसके अंदर है, इस राज्य में कुदरती खजानों से राज भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के दलित, आदिवासी और मजलूम मुसलमान का पलायन रुका नहीं है। ये अपने रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरला जाते हैं। इस तरीके से तीसरा सबसे बड़ा समस्या पत्थलगड्डी के नाम पर जिस तरीके से क्रिश्चियन समाज के लोगों पर जुल्म किया गया, दर्जनों पर एफआईआर हुआ, दर्जनों लोग जेल के अंदर बंद हैं। इस राज का सम्मान यही था कि सभी जात और धर्मों को जिस मकसद के लिए राज अलग लिया गया था, इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए था। महिलाओं का सम्मान का सबसे बड़ा सवाल उठा। जिस तरीके से लाठी पुलिस ने चार्ज किया है, जबकि आपका ये दावा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसे में उनकी माओ जो अपने बच्चों को छोड़ करके आपकी सेवा करती है, उनके सामने जिस तरीके से लाठी चार्ज कराया गया है। मदरसा का मसला है, 114 मदरसे के टीचर्स आज 34 महीने से भूखमरी के शिकार हो गए। 5-7 हमारे आलिम मर गए, इंतकाल कर गए। नहीं मिली है जी, नहीं मिली है। हमने भी सरकार से बहुत सीधा सीधा हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये सच्चाई है कि रघुवर सरकार ने झारखंड में माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर किया है। तो ये मुद्दे अहम है। मैं मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। 20 सेकंड के लिए आपके पास आता हूं। अब 20 सेकंड सिर्फ हमारे पास है। ललित जी, इन मुद्दों का क्या जवाब है? 34 महीने से मदरसा के टीचरों को आपने तनख्वाह नहीं दिया है। मैं अपने गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को बता दूं, चूंकि इन लोग बोले और 34 महीनों से मदरसा के टीचरों को सैलरी नहीं मिली है। हम लोग भी सुनना चाहते हैं। हम लोगों ने हमारी योजनाओं को आप सुने और अच्छे से उसको सुने। हमारे 2014 तक राज्य में जो 30 लाख का आंकड़ा था, 30 लाख घरों तक बिजली, उसको हम लोगों ने 68 लाख घरों तक पहुंचाया। हमारा रांची में आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाई। ललित जी, ये वादा था। मैंने ये नहीं बताया 24 घंटे, बोला 38 लाख नए घरों तक हम पहुंचे। 38 लाख नए घरों तक हम पहुंचे। ये बिल्कुल कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो पा रही कि मैं पूरा वक्त आपको दे पाऊं, आधे घंटे किसी भी एक लोगों को। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुद्दे कितने अहम हैं, और उससे भी अहम ये होता है कि मुद्दे अगर उठा रहा है विपक्ष या हिजब मुखालिफ अपोजिशन, तो उसमें कितनी ताकत है या अपोजिशन के मुद्दे उठाने में, ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारे साथ देने के लिए। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। 30 नवंबर को पहले मरहले के तहत 13 असेंबली हल्कों में वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 4 मरहलों का इंतखाब बाकी रह जाएगा। हम फिर आपके पास हाजिर होंगे कुछ अपडेट के साथ। आदाब।